गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 अब शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम लोग देख लिए थे आईएस कोड फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। आज हम लोग देखेंगे कि स्टील होता क्या है, ये सब चीज़, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील क्या होता है, वो सब के बारे में भी आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग को पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ स्टील क्या होता है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टील क्या होता है वह चीज़ हम लोग आज देखने का कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग का स्टील क्या होता है वह चीज़ शुरू होगा। चलिए तो लिखेंगे स्टील। स्टील तो देखिए स्टील इज द alloy of प्योर आयरन यानी Fe प्योर आयरन Fe and carbon plus all other elements। तो देखिए क्या कर रहा है कि जो आपका स्टील है वह एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है आपका केमिस्ट्री में पढ़ा बना पर जानते हैं कि जब दो कंपाउंड या उससे ज़्यादा मिल का स्ट्रक्चर बनता है तो उस चीज़ को एलॉय कहते हैं। तो स्टील एक ऐसा एलॉय है जो आपका क्या है, एक प्योर आयरन है उसमें और एक आपका क्या है कार्बन है, और साथ साथ आपका क्या है अदर एलिमेंट भी है। लेकिन मेजर इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए स्टील में तो आपका आयरन और कार्बन ही है। अब अदर एलिमेंट में क्या है उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो अदर एलिमेंट्स में जैसे आपका सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा और आपका सल्फर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपका क्या हो जाएगा अदर एलिमेंट में हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया कि स्टील होता क्या है और स्टील में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, ये भी हम लोग को बहुतली बातें समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। अगर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर कार्बन का परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ के बारे में अब हम लोग आगे जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो कह रहा है कि कार्बन कंटेंट इन स्टील अराउंड 0.23%। तो स्टील में आपका कार्बन कंटेंट कितना पाया जाता है, 0.23% लगभग पाया जाता है। तो स्टील में आपका लगभग 0.23% आपका कार्बन पाया जाता है। अब स्टील में मेन कंपोनेंट आपका कौन होता है, कार्बन ही होता है। तो लिखेंगे, सब याद रखने वाला चीज़ है, मेन कंपोनेंट इन स्टील इज कार्बन। तो स्टील का मेन कंपोनेंट आपका कौन होता है, कार्बन होता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। एज द कार्बन कंटेंट
increase then increase strength hardness and ब्रिटलनेस। बात समझ में आ गया कि अगर आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है तब आपका क्या इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, हार्डनेस इंक्रीज होगा और साथ साथ आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि अगर आपका स्टील में कार्बन कंटेंट का मात्रा इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ साथ आपका स्टील का स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका डक्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग सोम में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी किया जाएगा। चलिए अब लिखते हैं, एज द कार्बन content increase then decrease डक्टिलिटी। कहने का मतलब है कि अगर कार्बन कंटेंट आपका इंक्रीज हो रहा है तब उस समय डक्टिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज क्या करेगा, आपका स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस। बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू elongate more in the plastic रेंज। बात समझ में आ गया कि जो मटेरियल है वह आपका इलोंगेट ज़्यादा क्या करेगा, प्लास्टिक रेंज में। कहने का मतलब होता है दो तरह का चीज़ होता है कि इलास्टिक होता है और एक आपका क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो इलास्टिक कहने का मतलब क्या होता है कि इसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट के आधार पे उस लिमिट तक ही आप इसको खींच सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, अप टू फ्रैक्चर तक वह आपका खींचा सकता है। तो इसलिए जो प्लास्टिक होता है उसमें आपका जो इलोंगेशन होता है वह ज़्यादा हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल से इसका पढ़ेंगे। बस अभी ये जान जाइए कि जो मटेरियल होता है वह आपका ज़्यादा इलोंगेट कहाँ करता है, प्लास्टिक रेंज में आपका ज़्यादा इलोंगेट करता है। बस इतना अभी जानने का कोशिश करना है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि डक्टिलिटी होता क्या है। चलिए, डक्टिलिटी, तो देखिए डक्टिलिटी बराबर आपका हो जाएगा अल्टीमेट डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय यील्ड डिफॉर्मेशन। बात समझ में आ गया। तो जो डक्टिलिटी होता है आपका वह अल्टीमेट डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय यील्ड डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो डक्टिलिटी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय यील्ड डिफॉर्मेशन। अब अल्टीमेट डिफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे एकदम लास्ट तक जो डिफॉर्मेशन हो गया, और यील्ड डिफॉर्मेशन क्या हो गया, जहाँ से आपका प्लास्टिसिटी शुरू हुआ। तो जहाँ से आपका प्लास्टिसिटी स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, जब इसका हम लोग टेंसाइल करते हैं, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से लेके आपका यहाँ तक
ये अल्टीमेट डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यील्ड डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोनों का जो रेशियो करेंगे उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे, डक्टिलिटी कह देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डिफिनेशन है वह एज पर आई एस 800 2007 के हिसाब से है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका एक स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है उसके बारे में भी अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील is alloy of pure iron and क्रोमियम। बात समझ में आ गया। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है वह आपका किसका एलॉय है, आपका प्योर आयरन और क्रोमियम का। लेकिन जो स्टील है आपका क्या होता है, प्योर आयरन और कार्बन का होता है और बाकी अदर कंपोनेंट एलिमेंट का होता है। लेकिन जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है वह आपका प्योर आयरन और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 3 तरह का कार्बन कंटेंट पाया जाता है। एक लो कार्बन कंटेंट पाया जाएगा, एक मीडियम कार्बन कंटेंट पाया जाएगा, एक लार्ज कार्बन कंटेंट पाया जाएगा। तो अब हम लोग इसमें जानने का कोशिश करते हैं कि लो कार्बन कंटेंट क्या होता है, मीडियम कार्बन कंटेंट क्या होता है और हाई कार्बन कंटेंट क्या होता है, और वो दोनों का रेंज क्या होता है, तीनों का रेंज क्या होता है, और सबका एग्जाम्पल एक एक हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो कह रहा है कि लो कार्बन स्टील रेंज 0.12% से लेके 0.25% तक होगा। तो आपका लो कार्बन स्टील का कितना रेंज होता है, 0.12 से लेके आपका 0.25% तक होता है। और लो कार्बन स्टील का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ द लो कार्बन स्टील रेंज इज माइल्ड स्टील। बात समझ में आ गया। तो आपका लो कार्बन स्टील जो है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, उसका एग्जाम्पल माइल्ड स्टील हो जाता है, और जिसमें आपका कितना होता है 0.23% आपका क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। बात समझ में आ गया। तो आपका लो कार्बन स्टील रेंज कौन होता है, माइल्ड स्टील, और जिसमें आपका कार्बन का कंटेंट कितना होता है 0.23%। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील का, और बेसिकली इसका रेंज कितना हो जाएगा 0.1 से लेके 0.25% तक हो सकता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें आपका कार्बन का क्वांटिटी क्या होता है, मीडियम होता है। तो मीडियम कार्बन स्टील आपका रेंज इसका कितना होगा, इसका आपका रेंज हो जाएगा 0.25% से लेके आपका 0.60% तक आपका इसका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 0.25% से लेके 0.60% तक इसका आपका रेंज होता है। अब मीडियम कार्बन स्टील का एग्जाम्पल क्या होगा उसको बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ मीडियम कार्बन स्टील इज CTD। अब CTD क्या होता है आपका वो समझने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। कोल्ड ट्विस्टेड
डिफॉर्म्ड बार। बात समझ में आ गया। तो आपका मीडियम कार्बन स्टील का एग्जांपल क्या होता है, CTD, और इसका क्या होता है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। अब इसमें भी हम लोग जब सोम पढ़ेंगे तो ये सोम पढ़ेंगे भी, और जब हम लोग RCC भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग को CTD के बारे में पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन लेना है। आगे कह रहा है कि हाई कार्बन स्टील रेंज 0.60% से लेके 1.10% तक आपका पाया जाता है। अब हाई कार्बन स्टील का एग्जाम्पल आपका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल ऑफ द हाई कार्बन स्टील इज हार्ड स्टील, यानी इसमें आपका 1.4% आपका कार्बन पाया जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग आगे समझेंगे कि आगे अब हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग देखें लो कार्बन स्टील के बारे में, उसका रेंज क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है। मीडियम कार्बन स्टील के बारे में, उसका रेंज क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है। हाई कार्बन स्टील के बारे में, उसका रेंज क्या होता है और उसका एग्जांपल क्या होता है, वो चीज़ हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये सारा चीज़ अभी स्टील में ही है, स्टील पार्ट में ही है, चौथा पार्ट में ही है। चलिए, अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करेंगे इसी में। चलिए, तो वो जो आपका कार्बन का जो परसेंटेज है 0.23%, वो हम लोग क्या करते हैं, वेट के हिसाब से लेते हैं, ना कि आपका वॉल्यूम के हिसाब से लिख लेते हैं। तो वही लिखेंगे कि 0.23% आर टेकन बाय वेट। तो 0.23% आपका कैसे लेते हैं, वेट के हिसाब से लेते हैं। और जितना भी परसेंटेज होता है लिखेंगे कि ऑल परसेंटेज आर टेकन बाय वेट। और जितना भी परसेंटेज होता है हम लोग कैसे लेते हैं, वेट के हिसाब से ही हम लोग लेते हैं। चलिए, आगे क्या कहता है कि ऑल परसेंटेज आर टेकन बाय वेट and it is percentage of प्योर आयरन। बात समझ में आ गया। तो जितना भी परसेंटेज होता है वह वेट के हिसाब से लेते हैं, और ये सब परसेंटेज किसका होता है, प्योर आयरन का होता है। और प्योर आयरन का भी हम लोग वेट के हिसाब से ही लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द weight of carbon content for mild steel if weight of the iron
इज 200 kg, सॉरी 2000 kg, 2000 kg। देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन कंटेंट फॉर माइल्ड स्टील इफ वेट ऑफ द आयरन इज 2000 kg। अगर आयरन का वेट आपका 2000 kg है तब आपका कार्बन कंटेंट का कितना वेट होगा, उसी के बारे में अब हम लोग को समझना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जितना भी परसेंटेज होगा आपका प्योर आयरन पे होगा, और प्योर आयरन आपका कितना दिया हुआ है, 2000 kg दिया हुआ है। और कितना परसेंटेज लेते हैं हम लोग, 0.23% हम लोग किसका लेते हैं, कार्बन का लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन अब करेंगे इसका कि माइल्ड स्टील कार्बन कंटेंट आपका कितना है, 0.23% है। यानी 0.23% करने का मतलब क्या हो गया, 0.23 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो अब आपका कितना हो गया, 4.6 kg हो गया। 0.23% हम लोग लेते हैं, और किसका लेते हैं, आपका प्योर आयरन का लेते हैं। प्योर आयरन आपका कितना है, 2000 kg है, इसलिए आपका 0.23 डिवाइड बाई 100 इंटू क्या कर देंगे, 2000 कर देंगे। अब देखिए अब क्या होता है कि अब हम लोग स्टील का परसेंटेज वगैरह इस सब के बारे में समझ गए कि कितना परसेंटेज यूज होता है। अब जो ये स्टील होता है आखिर वह बनता कैसे है, उसके बारे में अब हम लोग को जानना है। तो लिखेंगे कि स्टील इज जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय ओपन हार्ट प्रोसेस इलेक्ट्रिक प्रोसेस बेसमर चलिए तो जो आपका स्टील है वो आपका कैसे बन रहा है, ये यही सब मेथड से बन रहा है, ओपन हार्ट मेथड प्रोसेस से, इलेक्ट्रिक प्रोसेस और बेसमेर। तो ये सब प्रोसेस आपका क्या होता है, स्टील के बनाने का प्रोसेस है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। प्योर आयरन आपका क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। देयरफॉर when carbon is added to iron, मतलब chemically combined with iron, it form iron carbide, known as सीमेंट टाइट। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, सीमेंट टाइट कर देते हैं। देखिए तो जो प्योर आयरन होता है आपका बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है प्योर आयरन। देयरफॉर व्हेन कार्बन इज ऐड टू आयरन, जब हम लोग ये प्योर आयरन में कार्बन ऐड कर देंगे, उसके साथ आयरन के साथ आपका वो केमिकली क्या होगा, कंबाइंड होगा, तब आपका वह आयरन जो होगा वह कार्बाइड बन जाता है।
आयरन कार्बाइड बन जाता है। प्योर आयरन आपका किस फॉर्म में हो गया, आयरन कार्बाइड में। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंटाइट कह देते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि सीमेंटाइट होता क्या है, तो सीमेंटाइट उसको कहते हैं जब आपका प्योर आयरन में आपका कार्बन ऐड हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, सीमेंटाइट कह देते हैं। अब देखिए कुछ तरह का फोर्स जनरेट होता है स्टील पे, इंटरनल फोर्स, उसके बारे में अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो क्या क्या इंटरनल फोर्स होता है, जैसे इंटरनल फोर्सेस लाइक एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एंड शियर फोर्स, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सोम में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एक्सियल फोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सोम में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये सब समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे किस तरह का इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। तो आपका एक्सियल फोर्स के रूप में होता है, बेंडिंग मोमेंट के रूप में होता है, और साथ साथ आपका शियर फोर्स के रूप में होता है। अब जो स्टील का जो लिमिट है वह आपका मैक्सिमम कितना तक हम लोग दे सकते हैं, उसके हम देखते हैं। अगर उस परसेंटेज से ज़्यादा हम लोग दे देंगे तब क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। चलिए अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ कार्बन इन स्टील is limited to 1.5%। तो आपका कार्बन में स्टील का कितना होता है परसेंटेज, मैक्सिमम आपका 1.5% होता है। अगर 1.5% से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एबव 1.5% all the carbon gets into chemical combination with iron and none of it is exist in फ्री स्टेट। तो देखिए तब मैक्सिमम लिमिट आप 1.5% कार्बन को दे सकते हैं। अगर आपका 1.5% से ज़्यादा हो गया तो कार्बन जो है आपका क्या हो जाएगा, गेट्स इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद आयरन एंड नन ऑफ इट्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तब आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने कहने का मतलब है कि अगर कार्बन का कंटेंट 1.5% से ज़्यादा हो जाएगा तब आपका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं करेगा आयरन के साथ, और आपका फ्री स्टेट से एग्जिस्ट कर जाएगा, माने फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज़ आपका 1.5% से ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अब हम लोग का ये पार्ट ख़त्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि स्टील क्या होता है वो चीज़ हम लोग का अब क्लियर हो गया। तो चौथा पार्ट स्टील क्या होता है उसको हम लोग पूरा डिटेल से देख लिए कि उसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या होता है, ये चीज़ के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, यानी नेक्स्ट पार्ट अब पढ़ेंगे। चौथा पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया स्टील। पिछला लेक्चर में अभी तक IS कोड तक क्लियर हो गया था। चलिए
चलिए अब हम लोग का हेडिंग है 5वां, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो स्टील के फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट्स करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है उसके बारे में अब हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो पहला आपका क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज। अगर आपका कार्बन ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, और अगर कम होगा रेंज से तो भी दिक्कत है। तो वह आपका फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो दूसरा आपका क्या फैक्टर होता है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहना उसमें। अब इम्प्योरिटी के रूप में क्या क्या पाया जाता है उसको देखते हैं। तो पहला एक है आपका सिलिकॉन पाया जाएगा, और सिलिकॉन जो होता है आपका कितना इसका रेंज होता है, 0.3 से लेके 0.4% तक होता है। फिर आपका इसमें क्या पाया जाएगा, फिर आपका इसमें सल्फर पाया जाएगा। सल्फर, और सल्फर कितना होता है, 0.02 से लेके 0.10% तक सल्फर पाया जाएगा। फिर आपका इसमें क्या पाया जाएगा, आपका इसमें फास्फोरस पाया जाएगा। इसमें आपका क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा, और फास्फोरस कितना पाया जाएगा इसमें, 0.12% पाया जाएगा। फिर आपका इसमें क्या पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा। मैग्नीज पाया जाएगा, और मैग्नीज कितना परसेंट पाया जाता है, 0.3% से लेकर 1.0% तक आपका मैग्नीज पाया जाता है। तो इम्प्योरिटी के नाम पे आपका क्या हो गया, 4 गो इम्प्योरिटी हो गया, एक सिलिकॉन हो गया, एक सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, और मैग्नीज हो गया। तो ये सब का भी क्वांटिटी आपका क्या करेगा, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। अब जो मेरा तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा जो फैक्टर है वह आपका है टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। चलिए, तो जो तीसरा फैक्टर है वह आपका क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट का टाइप होता है। अब हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे अगर हम लोग को स्टील बनाना है तो उसके लिए हमको हीट देना पड़ेगा, तो वही चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने, अगर हम लोग हीट देते हैं तो स्टील का जो आपका आउटर पोर्शन होता है वह आपका क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, और अंदर का जो पोर्शन होता है वह आपका लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है। तो यही चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हीट ट्रीटमेंट का कर देते हैं। अगर हीट बढ़िया से नहीं हुआ तब आपका मतलब ये भी दिक्कत हो सकता है। तो कह रहा है कि द हीट ट्रीटमेंट hardens the outer shell, whereas the inner core remains soft. This type of treatment give
ड्यूअल एडवांटेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। चलिए, तो आपका अगर हीट हम लोग करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आउटर सेल ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इनर जो होता है आपका सॉफ्ट रह जाता है। इस कारण हम लोग का क्या होता है कि हमको दो तरह का एडवांटेज मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिल जाता है और एक आपका क्या मिल जाता है, डक्टिलिटी हो जाता है। तो इसमें एक आपका स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेस कर देते हैं। तो अभी हम लोग समझने का कोशिश किए हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील क्या होता है। तो इसमें आपका 3 गो फैक्टर होता है। पहला फैक्टर आपका कार्बन का परसेंटेज, अगर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर कार्बन का परसेंटेज लिमिट से डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे और अभी हम लोग देख भी चुके हैं। फिर आपका इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया और साथ साथ आपका क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। उसके बाद अगला फैक्टर है आपका टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे हम लोग स्टील बनाने के लिए हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने में क्या होता है कि हम लोग बाहर से हम लोग हीट देते हैं। तो जब हम लोग बाहर से हीट देते हैं तो स्ट्रक्चर जो मेरा रड होता है वह आपका बाहर का हार्ड हो जाता है, लेकिन जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वह आपका सॉफ्ट ही रह जाता है। इसके कारण क्या होता है कि बाहर से जब स्ट्रक्चर आपका हार्ड हो जाता है तो वह हमको स्ट्रेंथ दे देता है, और जो अंदर से जो स्ट्रक्चर सॉफ्ट हो जाता है वह हमको क्या दे देता है, डक्टिलिटी दे देता है। तो इसके कारण हम लोग को क्या होता है कि दोनों तरह का हमको प्रॉपर्टी मिल जाता है, स्ट्रेंथ भी मिल जाता है स्टील में और साथ साथ आपका क्या मिल जाता है, डक्टिलिटी भी मिल जाता है। चलिए, अब हम लोग का पांचवा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में कंपोनेंट ऑफ स्टील के बारे में देखने का कोशिश करेंगे। एक स्टील में और कुछ देख लेते हैं, स्टील पार्ट का ही है आपका। स्टैंडर्ड क्वालिटी of a steel is designated as ST44S for use in structural work. This steel is also available in copper bearing। ये आपका चौथा टॉपिक का है स्टील का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट रह गया था। बियरिंग क्वालिटी, बात समझ में आ गया। तो जो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी जो स्टील होता है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, ST44S से करते हैं, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क में यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल वर्क क्या होता है, जैसे आपका बिल्डिंग वगैरह ये सब हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रक्चरल वर्क कर देते हैं। तो जो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्टील होता है वो आपको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ST44S से किया जाता है, और उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल वर्क में यूज कर देते हैं। और जो स्टील, दिस स्टील इज आल्सो अवेलेबल इन कॉपर बियरिंग क्वालिटी। तो यह जो स्टील होता है वह आपका कॉपर बियरिंग क्वालिटी में भी पाया जाता है, और इसमें कॉपर का जो कंटेंट होगा
वह आपका 0.20% से लेकर 0.35% के बीच में ही रहेगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इन दिस केस it is designated as ST44 SC the copper content is between 0.20% and 0.35%। बात समझ में आ गया। तो कॉपर कंटेंट आपका कितना रहेगा, 0.20% से लेकर आपका 0.35% तक रहेगा। किसमें, आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टील में। तो हम लोग का अभी तक 5 टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे शुरू करेंगे कंपोनेंट ऑफ स्टील के बारे में। तो स्टील में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, जैसे आपका कार्बन हो गया, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जैसे आपका सल्फर हो गया, जैसे आपका फास्फोरस हो गया। तो ये सब कंपोनेंट के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।